नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस बना हुआ है। सत्तासीन होते रहे राजनीतिक दलों ने जन भावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की, लेकिन समाधान करने की बजाय हर बार आगामी वर्षों या यूं कहिए कि अगले चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा। राज्य आंदोलन से उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी दीक्षित आयोग रिपोर्ट तो कभी चुनावी समीकरणों का हवाला देकर यह भी अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाया। अब एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर गैरसैंण क्यों गैर होता जा रहा है और कब गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगी। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज से नहीं 60 के दशक से हो रही है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठी थी। इस मांग को उठाने वाले पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वालों ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठाई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड तो राज्य बना, लेकिन इसकी राजधानी देहरादून बन गई। ऐसे में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ पर होने के लिए आंदोलन को तेज कर दिया। उत्तराखंड की कई सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना दिखाया और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा। कांग्रेस सरकार में सीएम रहे विजय बहुगुणा ने यहां कई अहम भवनों का शिलान्यास भी किया। हरीश रावत की सरकार में ये बनकर भी तैयार हो गए, लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम त्रिवेंद्र सरकार ने ही किया। अब सवाल फिर से ये उठने लगे हैं कि आखिर गैरसैंण कब तक गैर रहेगा। मुझे लगता है कि सरकार अपने वायदे से मुकर गई है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने अपने उससे कार्यकाल में कहा था कि जो है राजधानी गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन रहेगी, और हमें भी लगा था कि शायद सरकारें गैरसैंण की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को लेकर पूरी तरह गंभीर है, और यही कारण है कि हमने पिछले चुनाव में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वादा किया था उसे हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा किया, और वहाँ पर विधानसभा के सत्र भी आयोजित किए तथा उसके विकास के लिए एक वृहद योजना भी तैयार की गई, जिस पर काम चल रहा है। जहाँ तक वर्तमान सत्र का सवाल है तो इसे भी मूल रूप से गैरसैंण में ही करने का विचार था, लेकिन इस समय प्रदेश में जिस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर यात्रा चल रही है और पूरी सरकारी मशीनरी उसमें जुटी हुई है, इस कारण को देखते हुए जो सत्र है उसको गैरसैंण के स्थान पर देहरादून करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि गैरसैंण में करने से यात्रा के प्रबंधों में दिक्कत आने की संभावना थी। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखते हुए सत्र का स्थान बदला गया। आगे निश्चित तौर पर हमारी सरकार सत्र गैरसैंण में करेगी और पहले भी करती आई है। उत्तराखंड राज्य के लिए गैरसैंण एक संवेदनशील मुद्दा है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। हमें राज्य मिला मगर राजधानी वो नहीं मिली जो चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पिछली वाली और अब की बार कंटिन्यू कर रही है। अब की बार तो विधानसभा का सत्र भी वहां करना मुनासिब नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी ने। बता रहा है इनकी मानसिकता। जो कार्य शुरू किया था हरीश रावत जी ने, क्योंकि इतना जन आक्रोश था, उसको थोड़ा बहुत बढ़ाने का काम मैं कहूँगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करा था, परंतु केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देने से काफ़ी नहीं हो जाता। गैरसैंण को डेवलप करना, गैरसैंण को एक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत कुछ है जिसे करने की आवश्यकता है, परंतु शायद भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है। खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अगर कांग्रेस पार्टी आती सरकार में तो निश्चित तौर से गैरसैंण को राजधानी बनाने के मुद्दे पर आगे बढ़ती। हमारा राज्य छोटा सा है, हमें दो राजधानियाँ नहीं चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि विधानसभा का सत्र कब होगा गैरसैंण में, कब गैरसैंण जाएंगे और रहने लगेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी और तमाम अधिकारीगण, मंत्रीगण। लेकिन शायद इसका जवाब हमारी सरकार के पास है नहीं, क्योंकि
इसके लिए आपको एक विल पावर की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति क्या है आपके पास पुष्कर सिंह धामी जी? क्या बनाएंगे गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी? क्या करवाएंगे वहाँ से विधानसभा के सत्र? तो ठीक 2 साल पहले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन इन गुजरे 2 सालों में इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। हालात पर नजर डालें तो दिखेगा कि जिस भी नेता ने गैरसैंण का राग अलापा, उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसी वजह से गैरसैंण हमेशा गैर ही रहने वाला है? तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने 8 जून 2020 को गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का आदेश किया था। अब यह आदेश कहाँ है, इसकी शायद ही किसी को कोई जानकारी हो। इसे इस तथ्य के प्रकाश में देखें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। हालात ये हैं कि 14 जून से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के सत्र का स्थान भी बदलकर देहरादून कर दिया गया है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र की गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा का तो आदेश भी जारी नहीं हो सका है। तो उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। सत्तासीन होते रहे राजनीतिक दलों ने जन भावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की, लेकिन समाधान करने के बजाय इसे हर बार आगामी वर्षों या यूं कहिए कि अगले चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा। राज्य आंदोलन से उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी दीक्षित आयोग की रिपोर्ट तो कभी चुनावी समीकरणों का हवाला देकर यह भी अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा। अब एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर गैरसैंण क्यों गैर होता जा रहा है और कब गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगी? गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज से नहीं 60 के दशक से हो रही है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठी थी। इस मांग को उठाने वाले पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वालों ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठाई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड तो राज्य बना, लेकिन इसकी राजधानी देहरादून बन गई। ऐसे में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ पर होने के लिए आंदोलन को तेज कर दिया। उत्तराखंड की कई सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना दिखाया और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा। कांग्रेस सरकार में सीएम रहे विजय बहुगुणा ने कई अहम भवनों का शिलान्यास भी किया। हरीश रावत की सरकार में ये बनकर तैयार भी हो गए, लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम त्रिवेंद्र सरकार ने ही किया। अब सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि आखिर गैरसैंण कब तक गैर रहेगा? वहीं गैरसैंण से एक मिथक भी जुड़ता दिख रहा है। जिस भी नेता ने गैरसैंण का राग अलापा, उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। सबसे पहले कांग्रेसी सरकार के मुखिया विजय बहुगुणा ने वहां कैबिनेट की बैठक की थी। कुछ समय बाद उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद कांग्रेसी सीएम रहे हरीश रावत ने गैरसैंण में विधानसभा भवन समेत अन्य भवनों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम कराया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 2 सीटों से चुनाव हारना पड़ा। इतना ही नहीं, हरदा तो 2022 का चुनाव हारने के बाद भी घर पर ही बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी और कमिश्नरी मुख्यालय घोषित किया। राजधानी मामले में तो आदेश जारी हो गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि बीजेपी हाईकमान ने बेहद अजीब अंदाज में उन्हें सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर दिया। इसके बाद से ही त्रिवेंद्र सियासी तौर पर कोई वजूद नहीं बना पाए हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसी मिथक की वजह से गैरसैंण हमेशा ही गैर बना रहेगा? वहां अरबों रुपए की लागत से खड़े किए गए कंक्रीट के जंगलों का क्या होगा? क्या वक्त के साथ ये आलीशान भवन खंडर नहीं बन जाएंगे? दलों ने जन भावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की, लेकिन समाधान करने के बजाय इसे हर बार आगामी वर्षों या यूं कहिए कि अगले चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा है। राज्य आंदोलन से उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी दीक्षित आयोग की रिपोर्ट तो कभी चुनावी समीकरणों का हवाला देकर यह भी अंतिम
परिणति तक नहीं पहुंचा। अब एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर गैरसैंण क्यों गैर होता जा रहा है और कब गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगी। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज से नहीं 60 के दशक से हो रही है। और चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं यूकेडी से, और सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सीधा सा सवाल है, गैरसैंण आखिर कब तक गैर रहेगा? सीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। सीमा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गैरसैंण आखिर कब तक गैर रहेगा? चलिए, सीमा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शिव प्रसाद जी, आपको आवाज मिल रही है? मेहमान जुड़े उससे पहले एक बार फिर से हम आपको प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं। गैरसैंण को लेकर किसने क्या कुछ कहा है? मुझे लगता है कि सरकार अपने वायदे से मुकर गई है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने अपने उससे कार्यकाल में कहा था कि जो है राजधानी गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन रहेगी, और हमें भी लगा था कि शायद सरकारें गैरसैंण की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को लेकर पूरी तरह गंभीर है, और यही कारण है कि हमने पिछले चुनाव में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वादा किया था उसे हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा किया, और वहाँ पर विधानसभा के सत्र भी आयोजित किए तथा उसके विकास के लिए एक वृहद योजना भी तैयार की गई, जिस पर काम चल रहा है। जहाँ तक वर्तमान सत्र का सवाल है तो इसे भी मूल रूप से गैरसैंण में ही करने का विचार था, लेकिन इस समय प्रदेश में जिस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर यात्रा चल रही है और पूरी सरकारी मशीनरी उसमें जुटी हुई है, इस कारण को देखते हुए जो सत्र है उसको गैरसैंण के स्थान पर देहरादून करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि गैरसैंण में करने से यात्रा के प्रबंधों में दिक्कत आने की संभावना थी। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखते हुए सत्र का स्थान बदला गया। आगे निश्चित तौर पर हमारी सरकार सत्र गैरसैंण में करेगी और पहले भी करती आई है। उत्तराखंड राज्य के लिए गैरसैंण एक संवेदनशील मुद्दा है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। हमें राज्य मिला मगर राजधानी वो नहीं मिली जो चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पिछली वाली और अब की बार कंटिन्यू कर रही है। अब की बार तो विधानसभा का सत्र भी वहां करना मुनासिब नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी ने। बता रहा है इनकी मानसिकता। जो कार्य शुरू किया था हरीश रावत जी ने, क्योंकि इतना जन आक्रोश था, उसको थोड़ा बहुत बढ़ाने का काम मैं कहूँगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करा था, परंतु केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देने से काफ़ी नहीं हो जाता। गैरसैंण को डेवलप करना, गैरसैंण को एक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत कुछ है जिसे करने की आवश्यकता है, परंतु शायद भारतीय जनता पार्टी बोलती। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के नेता हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भास्कर चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सीमा जी, मेरा सवाल सीधा सा है कि आखिर गैरसैंण कब तक गैर रहेगा? गैरसैंण बहुत ही अपना है, इतना पवित्र है
यक्ष कुबेर जी की वो राज रहा। और बड़े ही हमने जनता के अनुरोध पे और इसको दीक्षित आयोग ने इनका नाम जो था इसका नाम करा था, तो हम लोगों ने इसको कहा कि ठीक है गैरसैंण में राजधानी बनाई और बनाया भी 2020 में 8 जून को जिसका नाम त्रिवेंद्र जी ने रखा और घोषित हुआ ये राजधानी। जो लेकिन खाली ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ 2 to 15 रहता है हमेशा टेम्परेचर, वो सरवाइव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हालांकि डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होना है, इतना नहीं हो पाया अभी कि उसमें सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई जा सके क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। तो अभी तो देखिए खाली ग्रीष्मकालीन हुई है, आगे समय लगेगा जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि होता चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है। लेकिन एक पूरी राजधानी बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और राजधानी बनाई ही इसीलिए गई थी, उसको विस्तार किया गया। उसके जो 2 मंडल थे हमने 3 मंडल बनाए, एक गैरसैंण मंडल उसमें नाम डाला, लेकिन उसमें अभी भी डेवलपमेंट की जरूरत है। कुछ समय में डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसको पूरी तरीके से घोषित कर दिया जाएगा अगर हमें लगेगा कि ये सही है जनता के हित में। आप कह रही हैं कि ग्रीष्मकालीन उसे बनाया गया क्योंकि वहां पर बहुत ठंड है। आपकी बातों को मैं समझ रही हूँ, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है ये मैं भी जानती हूँ। तो इस बार जो आप सत्र आहूत कर रहे हैं वो जगह बदलकर देहरादून क्यों कर दिया गया? मई जून से ज्यादा मैम और कौन से महीने में गर्मी आएगी ये समझ से परे है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन चूंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है, आप खुद ही देख रहे हो कि कितना कंजेशन है हर जगह, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि यात्रियों को असुविधा ना हो, क्योंकि जब वीआईपी कल्चर चलता है, आपको पता है जब सत्र चलेगा तो वीआईपी कल्चर चलेगा, तो उससे लोगों को असुविधा होनी बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। तब फिर ये भी बोला जाएगा कि लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि भारी तादाद में लोग जा रहे हैं। तो इस समय तो आप कहीं पर भी जाइए, आप देहरादून में भी किसी छोटे से भी पर्यटक स्थल पे जाइए तो भी भीड़ ही भीड़ है। उसको देखते हुए ये सब सोचते हुए हमने ये व्यवस्था करी कि इस बार हम लोग देहरादून में ही सत्र करें। चलिए भास्कर जी, आपको आवाज मिल रही है? बताइए भास्कर जी, क्या गैरसैंण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है और आगामी समय में भी ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा कि हम स्थायी राजधानी घोषित करेंगे? 60 के दशक से गैरसैंण का मसला चला आ रहा है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और अभी तक हम इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। कौन सी गति के साथ काम होता है समझ नहीं आता, और आपकी भी सरकार रही इस बीच। देखिए पल्लवी जी, नमस्कार आपको सबसे पहले, और एएनबी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गैरसैंण को 2 चीजों को हमें समझना पड़ेगा गैरसैंण के बारे में, कि गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से गैर है हो गया है और कांग्रेस के लिए गैरसैंण पूरी तरह से अपना है। गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी है कांग्रेस की, ये है बिल्कुल सिद्ध है। इसको मैं साबित करूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। गैरसैंण में विधानसभा भवन बना, गैरसैंण में राज्यपाल के आवास, गैरसैंण में मंत्रियों के आवास, गैरसैंण में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, यहाँ तक कि गैरसैंण में पहली कैबिनेट हुई तो वो कांग्रेस की सरकार के समय में हुई, जो सरकार 2012 से 2017 के कार्यकाल में थी। उस कार्यकाल में गैरसैंण में पहली कैबिनेट हुई। गैरसैंण में तमाम के जो भवन हैं जिनकी आवश्यकता एक राजधानी के लिए बेसिक है, उन सारे भवनों का निर्माण पूरा का पूरा कांग्रेस की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक जिस तरह कहते हैं कि एक झुंझुना पकड़ाने के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के निवासियों को कहते हैं गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और अभी भाजपा की प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 4 धाम यात्रा डिस्टर्ब ना हो, यात्री डिस्टर्ब ना हो, पर्यटन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो है वो गैरसैंण में सत्र नहीं कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो गई है तो ये तो निश्चित रूप से पक्की बात है कि राजधानी में जो ग्रीष्मकालीन सत्र होगा
तो वो गैरसैंण में ही होगा। और यात्रा भी हर साल चलेगी, तो ये हर साल के लिए एक बहाना ढूंढ लिया गया कि यात्रा चल रही है और गैरसैंण वालों को कह दो भाई अब फिर देखेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता, यात्रा है या कुछ भी है। यदि गैरसैंण राजधानी आप दिल से स्वीकार करते हैं, ग्रीष्मकालीन भी स्वीकार करते हैं, तो वहां पे सत्र होना चाहिए था। दूसरी बात एक बहुत आपत्तिजनक है, वो ये कहते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अरे सर्दी होती है, बर्फ होती है या माइनस में टेम्परेचर जाता है, जो वहाँ का लोकल निवासी है, जो पहाड़ का लोकल निवासी है, जब वो वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हमारे मंत्रियों को, हमारे अधिकारियों को उससे गए सर्दियों में जाने में आखिर दिक्कत क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार भी स्पष्ट है कि गैरसैंण को कांग्रेस राजधानी बनाएगी। हमारे हाथ में सत्ता होती हम राजधानी बनाते, और हमने वहाँ पे राजधानी के लिए बेसिक सारा फंडामेंटल पूरा का पूरा हमने वहाँ डेवलप भी किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पे उत्तराखंड वासियों को आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाएगी? शिव प्रसाद जी, आपको आवाज मिल रही है? ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि भाई भारतीय जनता पार्टी कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएगी गैरसैंण के नाम पर। वो काम तो खैर उन्होंने भी किया था, ठीक है, भवनों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, काम में तेजी जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में आई। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। एक दूसरे को ऊपर टोपी पहनाई जा रही है, लेकिन कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है या कोई भी अश्योरिटी नहीं दे पा रहा है कि पूर्ण राजधानी कब बन जाएगी गैरसैंण। शिव प्रसाद जी, आंदोलन अगर किसी पार्टी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल ही गैरसैंण की मांग को लेकर के, गैरसैंण में राजधानी बनाने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत रही है, लगातार संघर्षरत रही है। दोनों पार्टियों को जनता ने मौका दिया था, लेकिन दोनों पार्टियों ने वहां पर पैसे की बर्बादी के अलावा और क्या किया, दूसरा कोई काम जो है नजर नहीं आता। तो ये अपने आप में मतलब गंभीर बात है कि दोनों ही पार्टियां गैरसैंण को लेकर के गंभीर नहीं है। और गैरसैंण के अलावा देहरादून में भी एक राजधानी और रायपुर की तरफ बनाने का जो सिगुफा छोड़ा है, उससे सीधे सीधे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने गैरसैंण के मुद्दे पर जनता को भटकाने का काम किया है। जहां तक बात भाजपा की है, भाजपा तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। सबसे कम सत्र गैरसैंण में कराने वाली भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक भाजपा बोलती है कि गैरसैंण में तो सर्वाइव करना ही कठिन है। अब आप देखिए कितना बड़ा शब्द है कि सर्वाइव करना कठिन, और जो लोग वहां हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, समझा जा सकता है इसका। दूसरी बात यह है कि गैरसैंण के मामले में अक्टूबर तक जो है यात्रा सीजन चलता है। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि अगर आप यात्रा सीजन की बात कर रहे हो तो अक्टूबर तक चलेगा, कपाट बंद होने तक। इसका मतलब अक्टूबर तक आप कोई सत्र करेंगे नहीं। उसके बाद आप शीतकालीन में बोलोगे या बर्फ पड़ गई या ठंड लगती है, तो ये गलत बात है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, उसका क्या विश्लेषण है। कम से कम अंदर खाने आप जो भी करो, आप एक 25 न्यूज चैनल पे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कुछ काम ना करो तो जनता में एक मैसेज तो सही जाना चाहिए। एक और आप बोल रहे हो वहाँ ठंड में सर्वाइव करना मुश्किल है, दूसरे आप कह रहे हो कि यात्रा सीजन है। यात्रा तो हर साल चलेगी और हर साल अक्टूबर तक चलती है यात्रा, तो फिर गैरसैंण में सत्र कब हुआ। दूसरी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशली राज्यसभा सांसद भी मैदानी क्षेत्र से भेजे इस बार, अध्यक्ष भी जो है तराई से है, तो सीधी सी बात है कि भाजपा पहाड़ विरोधी जो छवि है ये साफ साफ निकल करके सामने आ रहा है। गैरसैंण आप जाना नहीं चाहते। आपने आंदोलन किया, आपने इतना लंबा संघर्ष किया, लेकिन आपका संघर्ष अब लोगों के बीच तो दिखाई नहीं देता ना सर। आप लोगों को समझा ही नहीं पाए कि हम इतना लंबा आंदोलन करके एक पार्टी हमने बनाई है, उसके बाद अभी भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि गैरसैंण को हम राजधानी बना दें, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और लोग बार बार उस पार्टी को चुन ले रहे हैं जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो गैरसैंण को गैर रखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जनता का सोचना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे सिमट गई। तो आप सोच सकते हो कि ये एक दौर है जहां पर जनता को भरमाया जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है, जनता को डर दिखाया जा रहा है। एक धर्म विशेष के विरोध में जो है नफरत फैला करके जनता का धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण की इस दौर में ऐसा नहीं है कि जनता हमेशा इस बात को नहीं समझेगी। एक दौर वो भी आएगा कि जब जनता को ये बात समझ में आएगी कि जनता के मुद्दों के लिए रेगुलरली कौन लड़ रहा था। वही उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने संघर्षों की बदौलत ये राज्य दिलाया,
जी। जनता के संघर्षों के साथ मिलकर के। गैरसैंण राजधानी के मुद्दे की बात हो या भू कानून की बात हो, पहाड़ के जितने भी मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जितने भी कोर इश्यूज है, उनको लेकर के सिर्फ बात उत्तराखंड क्रांति दल ही तो करता है, इसके अलावा और कौन करता है? तो जाहिर सी बात है कि जनता भी देर सवेर इस बात को समझेगी, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि बस तब तक देर न हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता को देर सवेर ये बात समझ में आ ही जाए। भास्कर चुग जी, मैं आपका रुख करूंगी, उसके बाद पहले एक बार सीमा जी का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। बताइए, आपके ऊपर तो राज्यसभा के जो सदस्य चुनने का आरोप है वो भी ये लग गया है कि मैदानी इलाकों से आपने चुने। पहाड़ को तो आप इतना गैर रखना चाहते हैं। सेमवाल जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम पहाड़ को गैर रखना चाहते तो हम गैरसैंण मंडल न बना। मैडम, हमने तो बहुत ही क्लोज रहे हम। गैरसैंण मंडल तो खत्म कर दिया। कमिश्नरी बनाने का जो आदेश था, जो घोषणा थी, वो तो पूरा ही नहीं हो पाया ना। बस अभी तक एक यही तो हुआ है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी गैरसैंण। उसके अलावा कौन सा आदेश पारित हुआ और अभी भी चल रहा है? नहीं, देखिए धीरे-धीरे सब हो जाएगा। सारे आदेश बात तो रहेंगे और उस पे काम ही चलना शुरू हो जाएगा। और चल रहा है काम, कुछ रुका नहीं है, कुछ भी नहीं रुका। उसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी हमने इस बार सोचा ही था कि ऐसा, जैसे हर जिले में हमने बोला है कि सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, तो वो जब हमने जो भी दृष्टि पत्र में लिखा वो सारे पूरे करना है, तो उसमें गैरसैंण भी आएगा है ना। है तो चमोली जिले में वो, तो चमोली जिले का जब विस्तार होगा तो अपने आप ही गैरसैंण भी होगा। लेकिन गैरसैंण की अभी इतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन जहाँ सत्र की बात क्या है, तो सत्र एक अलग चीज है, वो हमने पहले भी किया था और हम इस बार भी करना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि आप कहते हो कि चार धाम यात्रा हर साल होती है, बिल्कुल होती है चार धाम यात्रा, लेकिन जिस तरीके से इस बार चार धाम यात्रा हुई, क्योंकि 3 साल कोरोना के बाद चार धाम यात्रा सुचारू रूप से हुई इस बार, तो आप खुद देख सकते हो कि कितनी भीड़ंबा है। और यानी कि इसे परमानेंट एक्सक्यूज नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनका कंसर्न यही था कि अब आप लोगों ने एक निश्चित रूप से ठान लिया है कि हर बार यात्रा चलेगी और हर बार ही हम ये कह देंगे कि अभी तो यात्रा चल रही है, तो वीआईपी कल्चर हम कैसे इन्वॉल्व कर पाए। आपका मैं जवाब लूंगी सीमा जी, बस थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए सीमा जी, परमानेंट एक्सक्यूज ना बना दें आप इसको। नहीं मैम, देखिए परमानेंट एक्सक्यूज की तो बात ही नहीं। बात इस समय ये थी कि अगर हम इस समय लगा भी देते सत्र, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ये लोग उठाते कि इधर सत्र चल रहा है, इनके वीआईपी गाड़ियां आ रही है, इनके ये सब चीजें चल रहा है, तो जो कि एक नॉर्मल सी बात था, वो नहीं था। लेकिन उधर यात्रा चल रही है, इतना पर्यटक है इस समय और चारों तरफ भीड़ है। हम तो अभी वही कोशिश करें कि पर्यटक को किस तरीके से सुचारू रूप से इस यात्रा को चला सके और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके, तो उसमें हम ये नहीं चलाना चाह रहे थे। लेकिन ये परमानेंट एक्सक्यूज नहीं है। और देखिए जम्मू कश्मीर में भी होता आया था कि जब ठंड ज्यादा होती है तो सत्र दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो इसको इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, ना नेगेटिविटी की तरफ सोचे, हर चीज में सकारात्मक अगर रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये लोग तो पूछेंगे ना, और विपक्षी दलों का तो काम है ये कमियां और खामियां उजागर करना। अब इसमें नकारात्मक और सकारात्मक की तो कोई बात ही नहीं है। गैरसैंण को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित किया तो कम से कम ग्रीष्मकालीन सत्र तो वहां आहूत हो। ये तो बहुत ही जनरल सा सवाल है, या तो फिर उसे घोषित ही नहीं किया जाना था, देहरादून बने रहने देते। घोषित और हमने उस पर पहले भी इम्प्लीमेंट किया और अभी भी आगे भी करेंगे। लेकिन जब कुछ कॉम्प्लिकेशन इस समय आपको खुद भी दिख रही है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। और ये मौसम की जो आपने बात कही उसको लेकर चुग साहब ने कहा कि ये किस तरह का बहाना है कि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि माइनस में भी टेम्परेचर चला जाए, लेकिन अगर आपने वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी उसे बनाया है तो वहां पर सत्र तो आपको आहूत करना ही पड़ेगा, चाहे माइनस में टेम्परेचर हो चाहे प्लस में टेम्परेचर हो, कहीं पर भी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। सुविधाएं अब मंत्री और अधिकारी और लोग अपनी अपनी सुविधाएं देखेंगे क्या वहां पर? नहीं, तभी तो हमने ग्रीष्मकालीन करा। मैंने ये बोला क्योंकि वहाँ क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन रहा था, इसीलिए ग्रीष्मकालीन कॉमन नहीं बन पाएगी। लेकिन वो मौसम तो अपने हाथ में है ही नहीं ना सीमा जी। इस हिसाब से तो वो हमेशा के लिए ग्रीष्मकालीन ही रह जाएगी अगर यही बात रहे तो।
नहीं, आगे देखिए कि आगे क्या होता है, आगे सोचेंगे। अगर जनता का सुझाव होगा, जनता की मर्जी होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि अभी गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है आपको पता नहीं है? सीमा जी, गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है क्या आपको पता नहीं है? सीमा जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो गैरसैंण में उतनी सुविधाएं अभी नहीं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा समय लगेगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है, आपको जानकारी है कि या नहीं? मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो उत्तराखंड को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी का जो सवाल है वो जस का तस है। सत्तासीन होते रहे राजनीतिक दलों ने जन भावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की, लेकिन समाधान करने की बजाय इसे हर बार आगामी वर्षों या यूं कहिए कि अगले चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा। राज्य आंदोलन से उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी दीक्षित आयोग की रिपोर्ट तो कभी चुनावी समीकरणों का हवाला देकर यह भी अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाया। अब एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर गैरसैंण क्यों गैर होता जा रहा है और कब गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगी। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज से नहीं 60 के दशक से हो रही है। अब उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठी थी। इस मांग को उठाने वाले पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वालों ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठाई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड तो राज्य बना, लेकिन इसकी राजधानी देहरादून बन गई। ऐसे में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ पर होने के लिए आंदोलन को तेज कर दिया। उत्तराखंड की कई सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना दिखाया और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा। सीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, शायद मुझे भी लग रहा है कुछ। ठीक है। सीमा जी, मेरा सवाल ये था कि गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है, क्या इस बारे में आपको जानकारी है या नहीं? सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेक से तो वापस जुड़ गया। इनके कई ब्रेक होते हैं। बता दे। सीमा जी, सेमवाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? समय तो होने को। एक बार फिर से आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। गैरसैंण को लेकर राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है? मुझे लगता है कि सरकार अपने वायदे से मुकर गई है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने अपने उससे कार्यकाल में कहा था कि जो है राजधानी गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन रहेगी, और हमें भी लगा था कि शायद सरकारें गैरसैंण की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को लेकर पूरी तरह गंभीर है, और यही कारण है कि हमने पिछले चुनाव में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वादा किया था उसे हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा किया, और वहाँ पर विधानसभा के सत्र भी आयोजित किए तथा उसके विकास के लिए एक वृहद योजना भी तैयार की गई, जिस पर काम चल रहा है। जहाँ तक वर्तमान सत्र का सवाल है तो इसे भी मूल रूप से गैरसैंण में ही करने का विचार था, लेकिन इस समय प्रदेश में जिस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर यात्रा चल रही है और पूरी सरकारी मशीनरी उसमें जुटी हुई है, इस कारण को देखते हुए जो सत्र है उसको गैरसैंण के स्थान पर देहरादून करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि गैरसैंण में करने से यात्रा के प्रबंधों में दिक्कत आने की संभावना थी। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखते हुए सत्र का स्थान बदला गया। आगे निश्चित तौर पर हमारी सरकार सत्र गैरसैंण में करेगी और पहले भी करती आई है। उत्तराखंड राज्य के लिए गैरसैंण एक संवेदनशील मुद्दा है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। हमें राज्य मिला मगर राजधानी वो नहीं मिली जो चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पिछली वाली और अब की बार कंटिन्यू कर रही है।
अब की बार तो विधानसभा का सत्र भी वहां करना मुनासिब नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी ने। बता रहा है इनकी मानसिकता। जो कार्य शुरू किया था हरीश रावत जी ने, क्योंकि इतना जन आक्रोश था, उसको थोड़ा बहुत बढ़ाने का काम मैं कहूँगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करा था। परंतु केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देने से काफ़ी नहीं हो जाता। गैरसैंण को डेवलप करना, गैरसैंण को एक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत कुछ है जिसे करने की आवश्यकता है। परंतु शायद भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है। खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अगर कांग्रेस पार्टी आती सरकार में तो निश्चित तौर से गैरसैंण को राजधानी बनाने के मुद्दे पर आगे बढ़ती। हमारा राज्य छोटा सा है, हमें दो राजधानियां नहीं चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि विधानसभा का सत्र कब होगा गैरसैंण में, कब गैरसैंण जाएंगे और रहने लगेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी और तमाम अधिकारीगण, मंत्रीगण। लेकिन शायद इसका जवाब हमारी सरकार के पास है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको एक विल पावर की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति क्या है आपके पास पुष्कर सिंह धामी जी? क्या बनाएंगे गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी? क्या करवाएंगे वहाँ से विधानसभा के सत्र? एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? भास्कर चुग जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है मैडम? ठीक है। भास्कर जी देखिए, अगर हम गैरसैंण की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करें तो वो काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं वहाँ की। पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्याएं हाल फिलहाल में तो ख़त्म नहीं हो पाएंगी। एक लंबा वक्त लगेगा वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से पूरी निर्माण करने में, वहाँ लोगों को बसाने में। बिल्कुल बिल्कुल ना सर। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और अपना इसमें विचार ये रखना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी जी की जो है बनी और उन्होंने इस पर्वतीय सबसे पहले बात तो मूल में जाना पड़ेगा कि गैरसैंण को राजधानी उत्तराखंड की बनाई जाए। इस मांग के पीछे लॉजिक कुछ ना कुछ तो रहा होगा। उत्तराखंड आंदोलन का जो लॉजिक था, आंदोलन किया, एक छोटा राज्य बनाया, इसके पीछे लॉजिक जो गैरसैंण के पीछे था वो यही था कि वहाँ भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम है। भौगोलिक परिस्थितियां विषम होने के साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है और ये खाली गैरसैंण की स्थिति नहीं है, हमारे पूरे के पूरे पहाड़ की स्थिति है। तो हम वहाँ पे राजधानी बनाना ही इसलिए चाहते हैं जो उत्तराखंड को दिल से प्यार करते हैं। उत्तराखंड की लड़ाई लोगों ने लड़ी है और सौभाग्य से मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन किया है। ये लड़ाई लड़ने के पीछे, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां सूट नहीं करती। और अभी भाजपा की आदरणीय प्रवक्ता जी कह रही थी कि देहरादून में बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो प्रश्न यह है कि उन क्षेत्रों से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि क्या इतने सुविधा भोगी हो गए हैं कि उनकी जनता उन्हीं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहे? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं रहना चाहते, वो सुविधा वाले स्थान देहरादून पे रहना चाहते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की 2017 से लेकर लगातार सरकार है। जब विधायकों का वेतन बढ़ाने की बात होती है, पेंशन बढ़ाने की बात होती है, विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है, तो अब ये सारे के सारे काम 15 मिनट की चर्चा के अंदर हो जाया करते हैं मान्यवर। लेकिन पल्लवी जी, दुख की बात यह है कि पहाड़ की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने की बात पर यह कह दिया जाता है कि वहाँ सुविधाएं नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो है परमानेंट राजधानी नहीं हो सकती। बहुत दुखद विषय है। इससे ज्यादा दुखद विषय उत्तराखंड की जनता के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या गैरसैंण के लोग गैर हैं? क्या गैरसैंण के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? देहरादून के लोगों को मिलती है। क्या वहाँ पे पानी की लाइनें बढ़िया नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ के मार्ग बढ़िया नहीं होने चाहिए? क्या वहाँ पे सर्दियों में आपकी सुचारू रूप से जीवन जी सके, ये वहाँ पे सुविधा नहीं होनी चाहिए? इन तमाम सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिले और लोग इन सुविधाओं कमी को मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी समझें।
इसके लिए तो गैरसैंण राजधानी की हमने मांग की थी। तो जो हमारी जो इस समय कर्णधार हैं, सत्ताधारी हैं, उनको कम से कम अपनी सुविधाएं छोड़ने को तैयार होना चाहिए। उन विषम परिस्थितियों में जो आम आदमी जीवन यापन कर रहा है, तो उनको भी जीवन यापन करने को तैयार होना चाहिए। थोड़े दिन की तो बात होती है, 5 साल 10 साल तो होता है ज्यादा। सेमवाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आजीवन राजनीति का शिकार रहेगा गैरसैंण? इससे तो ऐसे ही लग रहा है, और खास करके जो अभी भाजपा प्रवक्ता ने बोला है कि गैरसैंण में कमिश्नरी की किया जा रहा है। जी जी। इनको शायद मालूम नहीं है, लेकिन गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का जो निर्णय है, वो खुद भाजपा के जो बाद के नेता थे उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खुद जी। अजय भट्ट जी ने, बिशन सिंह चुफाल जी ने, सबने इसको वापसी को लेकर के वो किया है। तो या तो बीजेपी की जो प्रवक्ता है ये उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। दूसरी बात है कि गैरसैणी की जो कमिश्नरी है, उससे पहले गढ़वाल और कुमाऊं की कमिश्नरी को देख लेना चाहिए कि फॉरेस्ट के और गढ़वाल मंडल के जो अपने कमिश्नर हैं, वो गढ़वाल मंडल में कितने कमिश्नर वहां पर अब तक बैठे हैं, आप ही लगा दीजिए। जितने भी कमिश्नर गढ़वाल के बने, कोई भी गढ़वाल नहीं गया। फॉरेस्ट के जितने डिपार्टमेंट हैं, मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव का कार्यालय नैनीताल में है, जितने कोऑपरेटिव के ऑफिस जो कमिश्नरी कार्यालय में होने चाहिए था, कोई भी कमिश्नरी कार्यालय में नहीं है ऑफिस। और कमिश्नर की कोई वैल्यू भी नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि हिमाचल जैसे राज्य, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, एक जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाला है, वहां पर कोई कमिश्नरी नहीं है। तो कमिश्नरी नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कमिश्नरी का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कमिश्नरी में, गैरसैंण कमिश्नरी में कितने मतलब कितने जिले लिए जा रहे हैं, और जितने जिले लिए जा रहे हैं उन्होंने उसका विरोध किया है। ये तो बस घोषणा की थी ना, आप खुद देखिए ना सेमवाल जी, यही बात तो आपने भी कही कि सिर्फ घोषणा की गई थी, उस घोषणा पर कोई काम नहीं हो पाया है, सारी चीजें अभी ठंडे बस्ते में ही हैं। अब वो घोषणा ये किस तरीके से लागू करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आपने उठा के गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित कर दिया या आदेश जारी कर दिया। एक बड़ा सवाल और भी है ना मैडम दोनों दलों पे कि 20 साल हो गए, आप कह रहे हो कि इतने जल्दी नहीं हो सकता, इतने जल्दी नहीं हो सकता। इन्हीं से पूछ लो क्या 20 साल कम होते हैं? बिल्कुल। अगर 20 साल में अगर कुछ नहीं हुआ वहां पे राजधानी के नाम पे, तो इसका मतलब मनसा नहीं है, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। बिल्कुल। और अगर पहाड़ में डेवलपमेंट को लेकर के कुछ इच्छा शक्ति होती तो कम से कम राज्यसभा सांसद या प्रदेश अध्यक्ष वगैरह कुछ तो पहाड़ से बनाते हैं, लेकिन क्योंकि पहाड़वादी आपका विचार ही नहीं। इन्होंने जब अभी परिसीमन हुआ था उसमें तमाम पहाड़ की सीटें घटा दी। कोई भी ये बोलने वाला नहीं था इन लोगों में से कि भाई जनसंख्या के आधार पे मत करो परिसीमन, क्षेत्र के आधार पे करो, क्षेत्रफल के आधार पे। कम से कम सीटें नहीं घटती। अब जब विधानसभा की सीटें ही घट जाएंगी, प्रतिनिधित्व घट जाएगा, तो बजट भी ऑटोमेटिकली घट जाएगा जी। तो गैरसैंण में तो मुझे लगता है कि अगर यही हालत रहे तो अगले 10-20 सालों में वहां जंगल हो जाएगा, और ये बिल्डिंग भी खंडर होने की कगार पर ना पहुंच जाए। सीमा जी, अरे सत्र पहले तो चलता नहीं है, और जब चलता है तो उसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता। मतलब सत्र होने के अलावा वहां पर कुछ होता ही नहीं है। अगर इनकी इच्छा होती तो कुछ और नए कार्यालय खुलते, उसके आसपास कुछ वेंडर जोन खुलते, तमाम औद्योगिक पॉलिसी से लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऐसा, मतलब आप ही लगा लो मैम कि यूनिवर्सिटी को मान्यता देते हैं ये लोग, यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं रोज नई नई प्राइवेट। ये एक छोटी सी भी घोषणा करते कि भाई कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तभी मान्यता देंगे जब आप चमोली में, गोपेश्वर में, बागेश्वर में कहीं खोलते, उत्तरकाशी में, तो भाई लोकल लोगों को भी रोजगार मिलता है और वहां सब लोग रहते हैं आराम से, बोर्डिंग में रहते हैं। भाई पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यहाँ है, अगर ये कहीं उत्तरकाशी या चमोली में होती तो वहां भी बोर्डिंग में तो रहते हैं, यहाँ भी तो लोग बोर्डिंग में रह रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि और उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत नहीं थी भाई, और इंडस्ट्री लगाने में तो यह है कि ट्रांसपोर्टेशन से कच्चा माल आएगा जाएगा, उसकी दिक्कत है। यूनिवर्सिटी जैसे वो तो क्लीन एनर्जी वाले, इसमें तो कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि सोच ही नहीं है, तो जो सोच न होने के कारण जो पहाड़ से कच्चा माल है, खड़िया है, खड़िया जैसा कच्चा माल राजस्थान जाता है, आप लगा लो, और राजस्थान से ऐसे वापस आता है जैसे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे माल विदेश जाता था कच्चा माल, और वहां से बन के आता था। तो राजस्थान वगैरह से कॉस्मेटिक, टेलकम पाउडर बन के वापस आते हैं, हल्द्वानी में बिकते, बागेश्वर में बिकते, और वही टेलकम पाउडर का जो खड़िया पाउडर है वही राजस्थान कच्चा माल जाता है। तो एक और हमारे पहाड़ भी ये जो नेता है जो पलायन के लिए जिम्मेदार है, कहते हैं कि कच्चा माल चलिए नीचे ठीक से है, ले जाना पड़ेगा, इसलिए पहाड़ में इस इंडस्ट्री नहीं। मसले पर चर्चा जारी रखेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेमवाल जी, आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात अब जारी रख लीजिए। कच्चे माल को लेकर आप जो भी बातें कह रहे थे वो वाकई में सही है और पलायन के लिए कहीं ना कहीं यही नीतियां जिम्मेदार नजर आती हैं। सबसे सवाल ये है कि हमें कच्चा माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत पड़ेगी, इसलिए वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं खुल रही। जो इनकी भाजपा गवर्नमेंट ने भी अपने टाइम पे जो इंडस्ट्री लगाने का मामला था, एकीकृत पहाड़ी लगाने के लिए, वो इसलिए परवान नहीं चढ़ा। उत्तर प्रदेश के भी सिमली चमोली औद्योगिक आस्थान है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सिमली में चमोली में भी बंजर पड़े हुए हैं और जो कच्चा माल पहाड़ पे होता है उससे संबंधित कोई इंडस्ट्री वहां पे लगाने को तैयार नहीं है लोग। फूड प्रोसेसिंग से लेकर के तमाम डिस्टलरीज वगैरह, फ्रूट्स बेस्ड डिस्टलरी वगैरह लगाने की बात हो सकती थी वहां पे अच्छे खासे स्कूल्स को पीपीपी मोड में चलाया जा सकता था। बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल नैनीताल और मसूरी में भी तो कितने देखा नहीं मैडम आपने, अंग्रेजों के जमाने के बोर्डिंग स्कूल वहां चल रहे हैं। तो क्या मसूरी और नैनीताल जैसे बोर्डिंग स्कूल दूसरे अन्य जिला मुख्यालयों के आसपास डेवलप नहीं किए जा सकते थे? पहाड़ी वहां पे एनवायरमेंट सही रहता, लेकिन मैडम क्योंकि सोच नहीं है। अंग्रेजों के जमाने तक रेल जहां तक गई थी वहीं तक आकर के रह गई। इस तरीके की जो चीजें हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा मैडम मैं जो बता रहा था कि बागेश्वर से खड़िया पाउडर जो है राजस्थान जैसी जगहों पे जाता है, यहाँ से कच्चा माल इतनी दूर तक ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है और वहां से वो कच्चा माल वापस बन के आता है। तो कोई इस तरीके की सोच होती कि भाई अगर हल्द्वानी में ही और आसपास के क्षेत्रों में ही उसके स्टोन के इंडस्ट्रीज लगती, कॉस्मेटिक बेस और तमाम चीजें, टैल्कम पाउडर से लेकर के अन्य चीजें, तो इतना ट्रांसपोर्ट जो राजस्थान तक जाने का ट्रांसपोर्ट था वो भी नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन ये क्योंकि पहाड़ के बारे में हमारे नेताओं ने कभी सोचना ही नहीं है। इनको बस सिर्फ वही नजर आता है कि पैसा कहाँ से बन जाए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से ज्यादा पैसा कहाँ पे मिल जाए, तो इसलिए सारी की सारी चीजें देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन्हीं जगहों पे सेंट्रलाइज होती जा रही है। और इसके कारण जब अधिकांश रोजगार के साधन और सब चीजें यहाँ पर हैं, राजधानी यहाँ पर है, तो मैं बोलूं ठीक है मैडम, झक मार करके लोगों को न सिर्फ पहाड़, आप बोलते रहोगे तो कुछ थोड़ी ना होगा, सुनना में तो सीख लीजिए थोड़ा। बिहार से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, राजस्थान से लेकर के तमाम लोग देहरादून ही आ रहे हैं, वो लोग भी पलायन करके देहरादून आ रहे हैं। चलिए सीमा जी से जवाब ले लेते हैं इन सारी बातों का। बताएं सीमा जी। इतना दोषारोपण इन्होंने कर दिया, कभी कभी तारीफ भी कर लीजिए करे सर। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके राज्य में आज सड़कों की जाल बिछ गया, ऑल वेदर रोड्स और नॉर्मल रोड्स भी पूरी जाल बिछा हुआ है। हर गांव में आज सड़कें पहुंची है, गांव में हर गांव में जल पहुंचा पड़ा है, नल की व्यवस्था आप कह रहे हो, हम आपको बता रहे हैं आज कितने भी विकट परिस्थितियों वाले गाँव हो वहां पर भी आज इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर फैसिलिटी है। वो किसने करा? आपने करा या हमने करा? तो कभी कभी थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना सीख लीजिए कि हाँ हुआ है, विकास तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। लेकिन मैंने जैसे अभी आप बात मुझसे कर रहे थे और मैंने आपको उस समय आपको जवाब भी दिया था कि चूंकि 3 साल कोरोना ने खा लिए, तो उस कोरोना में 3 साल खराब होने के कारण बहुत सारी चीजें रुक गई हैं जो वहां पर व्यवस्थित नहीं हो चुकी। लेकिन ये मत सोचेगा कि जब हमने घोषित किया था तो जिस परिस्थिति में गैरसैंण था आज उससे बहुत विपरीत है। बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और बहुत कुछ होना बाकी। और डेवलपमेंट की तो कभी ये सोचो ही मत कि वहां पर कोई एंड हो जाता है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास अगर रुक गया तो सब कुछ खत्म। तीसरी आप बात कहते हो कि देहरादून में सब कुछ है, तो देहरादून तो बहुत सालों से है सर, और हमने ये घोषित करी नहीं, तो उन्होंने पॉइंट ये रखा ना कि अगर आप गैरसैंण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो उत्तराखंड राज्य बनने के समय से ही मसला चला आ रहा है। 21 साल हो चुके हैं, अब 21 में से भी चलिए 3 साल हम कोरोना के हटा देते हैं तो भी बचे 19 साल, 18 साल। ये कांग्रेस वालों से भी पूछ लीजिए, उनसे भी मैं पूछूंगी, यानी कि समय कम नहीं था सीमा जी, समय कम नहीं था। अब ये समय का तो हम ना ही रोना रोए तो बेहतर होगा। 18-19 साल किसी एक जगह को डेवलप करने के लिए बहुत होते हैं, पर वो कर नहीं पाए। ये कांग्रेस की भी थी, ये कांग्रेस की भी गलती थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पर्यटन मंत्री भी लगे पड़े हैं और हमने पहले भी त्रिवेंद्र जी के टाइम में भी क्या और 18-19 साल लगेंगे इन सारी चीजों के लिए? नहीं कि आइए पहाड़ में आके काम करिए, पहाड़ों में आके अपने इंडस्ट्रीज लगाइए। लेकिन एक चीज और कहूंगी, आप पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां जानते हैं। हमको जो कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसी लगता है और काम आगे होता है, तो ये सोचते हुए करनी चाहिए। और इस समय इस विकट
इस समय इस विकट परिस्थिति में जब आप देख रहे हो कि चारधाम यात्रा चल रही है और चारों तरफ भीड़ है, तो उसमें एक्सक्यूज बनता है, उसमें टांग खींचना नहीं बनता कि नहीं आप क्यों नहीं करो, तो हम इसी को पकड़ लें। लेकिन हाँ, विकास की बात निरंतर चलता रहेगा गैरसैंण में, और आप लोग बोलते भी रहिए। देखिए, विपक्ष अगर सॉलिड नहीं होगा तो सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो विपक्ष बोले, उनका अधिकार है, विपक्ष के बोलने पे कतई कोई परहेज नहीं। लेकिन परहेज सिर्फ इस बात का है कि आप दोषारोपण मत करिए। हम तो आज भी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज हो, आके लगाइए पहाड़ों की। लेकिन जो परिस्थितियां ऐसी अगर इतनी सुलभ होती तो काफी लोग आके लगा चुके होते, जैसी ब्यूटी है पहाड़ों में, हमारे पूरे उत्तराखंड में ऐसी कहीं नहीं आती। लोग भी जानते हैं कि दूसरा स्विट्जरलैंड है। आप अल्मोड़ा देख लीजिए, इतना ब्यूटीफुल है, और हम अल्मोड़ा आता इसी में ही है, इसी में ही आता है अल्मोड़ा। लेकिन फिर भी क्यों नहीं इतने लोग आ पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं और धीरे धीरे ही ठीक होगी। जैसे मैंने कहा, रोड कनेक्टिविटी आ गई है, वाटर कनेक्टिविटी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ये आप नहीं कह सकते। गैरसैंण को और डेवलप होना है, गैरसैंण को हमने राजधानी जो है वो कम से कम बट अभी ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इसमें और कितने साल लगेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं सेमवाल जी? चलिए कहिए सेमवाल जी, उसके बाद मुझे भास्कर जी का भी आखिरी कमेंट लेना है, बताएं। हुआ है, कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? गैरसैंण में साल पहले जनसंख्या कितनी थी और आज क्या कितनी हो गई है? जरा कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? कौन सी नई इंडस्ट्री लगी है? स्टूडेंट की संख्या बढ़ी क्या स्कूलों में? अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी क्या? खेतों में उपज बढ़ी क्या? लोगों की आजीविका गैरसैंण में बढ़ी? ना आजीविका बढ़ी, ना खेतों में उपज बढ़ी, ना स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, ना कोई नई इंडस्ट्री बढ़ी। तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ भाई? मतलब आप देहरादून और हरिद्वार के और उधमसिंह नगर में जो आपने फैक्ट्री लगा दी टैक्स चोरी के चक्कर में, टैक्स हॉलीडे का मजा लेने के लिए, उनको आप डेवलपमेंट कह रहे हो? जिनको आप यहाँ पर भी लगा दे, अरे मैडम, गैरसैंण में कोई नई डेयरी खोली हो किसी किसान, चलो कोई नई डेयरी खोली हो, नया मुर्गी का बाड़ा ही खोल दिया हो, मैं भी मान लूंगा, चलो 2 पैसे एक आदमी के घर में भी आ रहे हो। क्या हुआ है गैरसैंण में? गैरसैंण में तो मैडम अगर सिंचाई वाला ऑफिसर अगर पुल बना देना नहर, उसका देहरादून से एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाता है कि तुमने वहाँ नहर क्यों बना दी, क्यों बजट पैसा खर्च किया जब वहाँ लोग नहीं है। मैडम जाके देखिए गैरसैंण में हालात क्या है। पानी भी लोग देहरादून से भिजाते हैं, आपके लोग यहाँ गाड़ियों में भर के बिस्लरी वगैरह पूछना जब जाते हैं ना, तो मिलता है वहाँ पे, तो मिलता है। बिजली की बात गैरसैंण में टैप देते हो? जी भास्कर जी पल्लवी जी, जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया बिल्कुल भी सब्जेक्ट शायद इनको या तो पता नहीं था, और पता था तो इन्होंने उस पर जो है कोई काम नहीं किया, उस पर कोई मेहनत नहीं की। ये कह रहे हैं कि विपक्ष दोष न दे, लेकिन जब आपके काम दोषपूर्ण होंगे तो आपको दोष दिया जाएगा। उत्तराखंड में 2012 से लेके 2017 के बीच में जब कांग्रेस के जवाब दे रहा हूँ, सीमा डोरा जी सुन लीजिए मेरी बात को। आप बात तो सुन नहीं रही है। आपने ये बताइए 2012 से लेके 2017 के बीच में 5 साल का जब कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने गैरसैंण के अंदर विधान भवन बनाया, वहाँ पे राज्यपाल का आवास बनाया, वहाँ अधिकारियों के कार्यालय बनाए, अधिकारियों के जगह सुन लीजिए। पूरी बात सुन लो। कार्यालय बनाए, कार्यालय के बाद वहाँ पे विधायकों के रहने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल जो है 5 साल की सरकार ने बनाए, और वो जो सब कुछ करा उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार आई और सारा का सारा मामला वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कोई बात पूछ लो तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही जवाब होता है, दूसरा कोई जवाब नहीं होता कि 2-3 साल तो कोरोना रह गया जी। अरे कोरोना आया था और त्रिवेंद्र आप भी तो रहे सर, सरकार तो आपने भी चलाई, शुरुआत तो आप ही ने की उत्तराखंड में, उसके बाद आपने क्या कर लिया गैरसैंण के लिए? आपके लिए भी 18 साल का वक्त था, कुछ कर लेते। लेकिन काम करना होता है या राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो गैरसैंण की तस्वीर बदलती ना। गैरसैंण को तो हर किसी ने गैरी बनाकर रखा और राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखा ताकि आप अपनी सियासी रोटियां सेकते रहें। चलिए शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।